अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अदनान हसन, अदनान हसन, अफरीनी शिरफान, अफरीनी शिरफान, अहमद मुजतबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अक्सा खुर्शीद, अरफा बरार, अरसलान अली, अरसलान अली, अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, बशरा अशरफ, प्रेजेंट सर। तहमीना मुमताज, प्रेजेंट। आरिया शफीक, आरिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा, हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, सर हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा। हमजा अय्यूब, यस सर। हमजा अय्यूब, हुमा इमरान, प्रेजेंट सर। जहांज़ेब, जहांज़ेब, खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, शम्सा अहमद, शम्सा अहमद, हिंदा खालिद, प्रेजेंट सर। लायबा इकबाल, लायबा इकबाल, लियाकत, लियाकत, मैं खालिद, मैं खालिद, मुबशरा, यस सर। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद बस्साम, मोहम्मद अहमद राना, मोहम्मद अहमद राना, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान वकील, मोहम्मद इरफान वकील, मोहम्मद शुएब, यस सर। मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद सुहैल सईद,
Present, sir. मोहम्मद वक्कास, मोहम्मद वक्कास, मुनज्जा, Present. नासिर सुल्तान, नासिर सुल्तान, Present, sir. Nida Star present. Present, sir. Present. राबिया शाहिद, राबिया शाहिद, साबिया कयूम, साबिया कयूम, समरा नसीर, Present, sir. शहजेब जमान, Yes, sir. शुएब असलम, Present, sir. सैयद गौस, सैयद गौस मीरन, तौकीर अहमद, तौकीर अहमद, तौसीक हैदर, Present, sir. उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल, जीवा स्टूडेंट हैंड रेज करें जिनकी अटेंडेंस एब्सेंट है, अगर बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। Sir, Sir, Irfan Pakil. Sir Muhammad Wassam. Sir, Irfan Vakil. Jahanzeb, sir. इसके अलावा कोई नहीं है। लास्ट टाइम हमने फेज चेंज तक पढ़ा था। Yes, sir. वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और इसके इन्वर्स वो एनर्जी जो रिलीज होती है जिस वक्त हम गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन या हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह वो एनर्जी जो रिलीज होती है जिस वक्त हम सॉलिड को लिक्विड में लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल वाटर की दी हुई है, किस तरह आप लोग इसको
सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करते हो। इसमें अलोंग वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर राइज करता है और अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हीट जो है सिस्टम की वो इंक्रीज। इनिशियली अगर आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास H2O जो है वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड फेज में होगा। इसके बाद जिस वक्त टेम्परेचर राइज करते हो 0 से अबव, इनिशियली सिस्टम पहले एनर्जी को गेन करता है और वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर को राइज करते हो तो पहले सिस्टम की टोटल मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। इनिशियली आप लोगों के पास इस फेज में आइस की फेज में आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर करते हो 0 डिग्री सेल्सियस तो उस कंडीशन में इनकी जियोमेट्री जो है अरेंजमेंट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को गेन करते जाते हैं। जिस वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो उस कंडीशन में इनिशियली कुछ मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर को इससे ज़्यादा करते हो या 0 तक रखते हो तो उस कंडीशन में स्लोली बाकी मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एनर्जी को गेन करते हैं और जिस वक्त एनर्जी को वो कंप्लीट मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में उनकी फेज जो है वो इस जैसी हो जाती है, यानी कि वो टोटल मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर को राइज करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक स्टेज आएगी जिस वक्त लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर फेज में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर के लिए वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड फेज जो है इस फेज में कन्वर्ट होना शुरू होता है जिसमें सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी नीचे रहते हैं। उसके बाद नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी को गेन करने के बाद टोटल मॉलिक्यूल जो है वो स्टीम की फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी इस जैसी होगी। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्हांस होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उस कंडीशन में ही सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता है कि किसी भी लिक्विड मटेरियल को गैस फेज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। और जब भी किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल को मटेरियल को गैस फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हम बेसिकली मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इन्हांस करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को इन्हांस किस तरह करते हैं? हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में ज़्यादा मॉलिक्यूल ही एनर्जी को गेन करेंगे और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर होंगे। और अगर आप लोग कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में कम मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करेंगे और कम ही मॉलिक्यूल गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। इसके साथ अगर आप लोग सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप लोगों के
लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में कम मॉलिक्यूल ही गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। अगर ज़्यादा सरफेस होगी तो इसका मतलब है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो गैस फेज में कन्वर्ट होंगे, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में कम मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया जो है वो भी इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है। और कंडेंसेशन जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इसका इवेपोरेशन का इनवर्स प्रोसेस है, जिसमें आप लोग गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हो, और इस केस में आप लोग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कम करते हो, और जितनी काइनेटिक एनर्जी को कम करोगे उतने ही मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो उस कंडीशन में क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी टेम्परेचर लो करने से, तो वो गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं वेपरेशन और कंडेंसेशन में, तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। एक में आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, यानी कि वेपरेशन में आप लोग मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हो, कंडेंसेशन में आप लोग गैस मॉलिक्यूल से एनर्जी को रिमूव करते हो। इवेपरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस जो है वो क्लोज्ड वेसल में हो सकते हैं। अगर ओपन सिस्टम हो तो उस कंडीशन में लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट होता है, गैस से दोबारा से लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता। इसके लिए लाजमी है कि आप लोगों का सिस्टम जो है वो क्लोज्ड हो। आप लोगों का वेपराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग टेम्परेचर जिस वक्त प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में ज़्यादा मॉलिक्यूल ही एनर्जी को गेन करते हैं। कंडेंसेशन तो उस वक्त होगी जिस वक्त मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, और उस दौरान आप लोग एनर्जी को कम करते हो, और जिस वक्त एनर्जी को कम करते हो तो उस कंडीशन में उनकी कोलिजन जो है वो भी स्लो हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंडेंसेशन से ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। और जिस वक्त आप लोग किसी भी लिक्विड मटेरियल को हीट करते हो तो वो गैस फेज में कन्वर्ट होगा, और जिस वक्त वो गैस फेज में कन्वर्ट होगा, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर या जिस वक्त वो सरफेस से कोलिजन करते हैं, क्लोज कंटेनर की जो अपर लेवल है उससे कोलिजन करते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जिस वक्त वो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक स्टेज आती है जिस वक्त रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का प्रोसेस दोनों ही इक्वल हो जाता है, जिस रेशो के साथ मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं उसी रेशो के साथ गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस में आप लोग एनर्जी को रिमूव करते हो। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, और इवेपोरेशन में आप लोग एनर्जी को प्रोवाइड करते हो। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। इवेपोरेशन में आप लोग अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करते हो, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा करते हो, लेकिन कंडेंसेशन के प्रोसेस में आप लोग इंट्रैक्शन को ज़्यादा करते हो, काइनेटिक एनर्जी को कम करते हो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को हम वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं।
जो आसानी से लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं, और वो कंपाउंड जो आसानी से लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होते हम उनको नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम होती है, लेकिन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास डिफरेंट मालिक्यूल हैं और उस कंडीशन में आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर जो है वो एनर्जी होता है जिस पर मालिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो एग्जांपल है वो वाटर की है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की है, एसीटोन की है और ईथर की है। अब वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी कम होगी और उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब जिस वक्त हम वाटर को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वाटर की निस्बत कम है, जिसकी वजह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। अब फोर्स कम है तो इसी वजह से इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी कम हो। इसके बाद एसीटोन दिया हुआ है। एसीटोन के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वाटर और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की निस्बत और भी कम होती है। इसका मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी उतना ही उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब है उतनी ही कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ती है किसी भी लिक्विड मटेरियल को गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप लोग उसी मॉलिक्यूल को गैस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जितनी एनर्जी आप लोगों ने प्रोवाइड की है उसी एनर्जी को आप लोगों ने सिस्टम में से रिमूव करना। इसका मतलब है कंडेंसेशन की एनर्जी और वेपराइजेशन की एनर्जी दोनों सेम होती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक में एंडोथर्मिक होती है और दूसरे में एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं करना है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉलिड। आप लोगों ने दो टाइप सॉलिड की पढ़ी थी, एक इमार्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इमार्फस सॉलिड में पार्टिकल जो हैं, एटम्स जो हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम आयनिक सॉलिड कहते हैं, दूसरे को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, तीसरे को कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं और फोर्थ को मेटालिक सॉलिड कहते हैं। आयनिक सॉलिड वो वाले सॉलिड्स होंगे जिनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आयन आयन के दरमियान हो, और उस वजह से आयन्स जो हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उनको हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जिस तरह सोडियम जो है वो भी आयन है, क्लोराइड जो है वो भी आयन है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो आयन आयन के दरमियान, और इसके अरेंजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ होती है। तो पहले एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर। इस ऑर्डर के साथ एटम आयंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इनको हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। इसके बाद दूसरी होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैचमेंट को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं।
इसमें मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं जस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो आइस की आती है। आइस के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच होते हैं, और ऐसे सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में ऐसे सॉलिड्स आते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की आती है। इसके बाद लास्ट टाइप है मेटालिक सॉलिड। और मेटालिक सॉलिड में मेटल्स जो हैं वो आयोनिक मेटालिक बॉन्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लाई करते हैं और एक स्पेसिफिक जियोमेट्री बनाते हैं, और इनको हम मेटालिक सॉलिड का नाम देते हैं। आयोनिक सॉलिड में आयन के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, और इसकी एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होंगी, और वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और इनकी एग्जांपल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मीथेन। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और लास्ट टाइप जो है वो मेटालिक सॉलिड, जो मेटालिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ एटम्स अटैच होते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन। इसके बाद से हम किस तरह चेक करते हैं कि आइटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच हैं या नहीं है। इसके लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन XRD क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक अप्लाई करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल एटम जो मटेरियल है उसमें जो एटम्स मौजूद होते हैं उन पर हम रेडिएशन फॉल करवाते हैं। फॉल करवाने के बाद अगर आप लोगों के पास ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद, अगर एक की क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट पर ओवरलैप करती हो और एक वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पर ओवरलैप करती हो, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और वेव को हम इन फेज कहते हैं। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से आप लोगों के पास सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो सिग्नल इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एटम्स के अरेंजमेंट स्पेसिफिक है। और अगर आप लोगों के पास रिफ्लेक्टेड वेव्स जो हैं इस तरह की हों कि एक फर्स्ट लेयर के जो है वो ट्रफ सेकंड लेयर की क्रस्ट को ओवरलैप करती हो, तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता है। और अगर आप लोगों के पास सिग्नल प्रोड्यूस ना हो तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और उस कंडीशन में वेव आउट ऑफ फेज होती है, और उस कंडीशन में हम ये कहते हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता है। और इसके कि किस तरह हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिक इक्वेशन जो है वो आपके सिलेबस में है, उसकी कंप्लीट डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं। और इस इक्वेशन को हम ब्रेग्स इक्वेशन कहते हैं। इसके मुताबिक आप लोगों का वैल्यू जो है वो d इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा होती है। और इसकी मदद से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल की क्रिस्टलिनिटी, उनके लेयर के दरमियान जो स्पेस है
उसको उनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास एक्स आर डी यानी कि इस तरह का आप लोगों के पास पीक होती है, एक साइड अलोंग एक्स एक्सिस आप लोगों के पास 2 थीटा यानी कि एंगल होता है, और अलोंग वाई एक्सिस आप लोगों के पास लाइट होती है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी, जिसको आप लोग फॉल करवाते हो, रेडिएशन को जिसको आप लोग फॉल करवाते हो। अगर आप लोगों के पास इस पर इस तरह की पीक आती है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल या मटेरियल जो आप लोगों को गिवन है उसमें क्रिस्टलिनिटी, और अगर आप लोगों के पास इस तरह आगे से स्ट्रेट लाइन शो हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है वो इमॉर्फस इन नेचर है। जिस रीजन में आप लोगों के पास पीक अपीयर होंगी इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, और अगर आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होती तो इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो इमॉर्फस इन नेचर है। जितनी ज़्यादा पीक अपीयर होंगी इसका मतलब है कि क्रिस्टलिनिटी उतनी ही ज़्यादा है, और अगर आप लोगों के पास कम पीक अपीयर होंगी तो इसका मतलब है कि क्रिस्टलिनिटी मटेरियल की कम। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि आप लोगों का जो कंपाउंड है, मटेरियल है, वो क्रिस्टलाइन यानी कि उसमें एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच हैं या नहीं। अब अटैच किस तरह होते हैं, उनको हम लेयर की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। अगर ए लेयर यानी कि सेम लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट हो और आप लोगों के पास ये जियोमेट्री बनती हो तो इसको हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। और अगर ये पैटर्न हो तो पहले एक लेयर हो, एक मटेरियल की लेयर हो, उसके बाद दूसरे मटेरियल की लेयर हो, फिर एक ही मटेरियल हो, और वो बी लेयर जो है ए लेयर और ए लेयर के दरमियान में हो, मिड पॉइंट में हो, तो उस कंडीशन में यही जियोमेट्री क्यूबिक जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहलाती है। अगर आप लोगों के पास केस ये हो तो आप लोगों के पास ए लेयर हो हेक्सागोनल की शेप में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जियोमेट्री जो है वो इस फॉर्म में होगी, पहले लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर, और उसके बाद फिर दोबारा से फर्स्ट लेयर। और अगर ऐसा होगा आप लोगों के पास क्यूबिक शेप है और वो क्यूबिक शेप जो है वो तीन लेयर से कंबाइन होकर मिलकर बनी हुई है, जिस तरह ये दिखाई हुई है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट लेयर, उसके बाद फिर सी लेयर, उसके बाद बी लेयर, उसके बाद फिर दोबारा से ए लेयर होगी, फिर सी लेयर होगी, उसके बाद फिर बी लेयर होगी, उसके बाद फिर ए लेयर होगी, फिर सी और फिर ए। इसी ऑर्डर के साथ एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं या क्यूबिक सिंपल क्यूबिक शेप कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप जो आप लोगों ने अभी देखी हैं उनके साथ नाम है, और उसके साथ लेयर की पैकिंग है, किस तरह लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और उनकी जियोमेट्री को यहाँ पर शो किया हुआ है। तो क्यूबिक जो है उसमें आप लोगों के पास ये शेप होगी, और अगर इस क्यूबिक के सेंटर में कोई और लेयर या कोई और एटम मौजूद हो तो उस कंडीशन में इसी जियोमेट्री को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। और यही बेसिक यूनिट होते हैं जो बार बार रिपीट होकर आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये वाली जो शेप आप लोगों के पास बनी हुई है, बेसिकली इन बेसिक यूनिट को बार बार रिपीटेशन के बाद ये शेप आप लोगों के पास हासिल होती है, और इस शेप को इस फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करती है, और ये वाली शेप आप लोगों के पास इस फॉर्म में लाई करती है। तो दरमियान में एक लेयर है, बाकी टर्मिनल पोजीशन पर आप लोगों के पास डिफरेंट एटम जो हैं वो अटैच। इसके बाद ये फेस सेंटर्ड की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें पहले में आप लोगों के पास यहाँ पर सेंटर में एक एटम मौजूद था,
लेकिन इसमें आप लोगों के पास ये वाली जो सरफेस है इसके मिड में एक एटम मौजूद होगा, उसके बाद ये वाली जो सरफेस है इसके दरमियान या मिड पॉइंट में एक एटम मौजूद होगा। इस एटम और इस 4 एटम के दरमियान जो सरफेस है उसके दरमियान में एक एटम होगा। ये एटम, ये एटम और ये एटम, इन 4 के दरमियान मिड में एक एटम होगा और इन 4 एटम के दरमियान जो सेंटर में एक एटम होगा। तो अगर इस तरह की जियोमेट्री है तो इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं और इसके इस तरह की शेप आप लोगों के पास हासिल होती है। ये आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड की शेप दी हुई है जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की शेप में। इसके साथ ही आपके पास कॉपर क्लोराइड की ज्योमेट्री दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास कॉपर क्लोराइड की जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की ज्योमेट्री है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड जो है वो भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की ज्योमेट्री है। और आप लोगों ने ये चैप्टर यहाँ तक ही करना है, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना। इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट है जो आप लोगों ने नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवानी है। एक्सरसाइज से ये आप लोगों ने सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक तक। सर जी बुशरा। सर प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होना चाहिए हमारा? जैसे कितने पेजेस होने चाहिए हमारे? डिपेंड करता है कि आपके पेपर कितने होते हैं। ओके, और सर सबसे सेम क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट डिफरेंट सा किस चीज़ के? प्रोजेक्ट में सर? प्रोजेक्ट में से क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रोजेक्ट ही चेक होगा कि आप लोगों ने सारे पेपर लिए हैं या नहीं लिए हैं, आप लोगों ने सही उसको लिखा है या नहीं लिखा है, उसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है और आप लोगों ने पैटर्न किया है। ओके सर, थैंक यू।
ये आप लोगों ने 18 तक जमा करवाना है असाइनमेंट जो है। इसके साथ ही आप लोगों में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अदनान हसन है, अली हसन, अख्तर खुर्शीद, अरसलान अली, प्रेजेंट सर। हमजा यूब, खालिद हुसैन, हंसा अहमद, लाइबा इकबाल, लियाकत, प्रेजेंट सर। महक खालिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद वकास, नासिर सुल्तान, राबिया शाहिद, सादिया कयूम, सैयद गौस मीरन, फकीर अहमद। कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिसके अटेंडेंस नहीं हुई? सर अदनान हसन। इसके अलावा तो कोई नहीं है। सर ये एक बात पूछनी थी मैंने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एक्सक्यूज मी सर। पूछिए पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? सर जी पूछें। सर जी बात ये पूछनी थी कि हमने पास्ट वो 7 सालों के पेपर्स उठाने हैं, उनका वो हमने लिखना है। तो पेपर पे डिपेंड भी करता है, लेकिन फिर भी वो जो आपने हमें सैंपल भेजा वो कितने पेपर्स का लिखा हुआ है पास्ट? ये तो मैंने नहीं देखा, वो तो आप लोग ईयर वाइज देख सकते हो कितने साल के पेपर इसमें लिखे। सर आपकी आवाज आप लोगों बहुत के कट लिए कट के। मैंने कहा कि आप लोगों के लिए तो 2021 के पेपर, 2020 के, 19 के, 18 के, 17 सर के, आवाज 16 कट के, कट के 15 और रही है। 14 के।